हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वैनगंगा क्लासेस में। मैं कपिल आपसे जुड़ा हूं आज संविधान के मौलिक अधिकार के सब टॉपिक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर चर्चा करने के लिए। इससे पहले हमने स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार तथा शोषण के अधिकार पर चर्चा कर चुके हैं। अब यह मौलिक अधिकार का तीसरा पार्ट होगा जिसमें हम चर्चा करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर। उसके बाद में चर्चा करेंगे हम सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता के अधिकार पर। इसके पश्चात हम बात करेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर, और फिर हम आर्टिकल नंबर 33, 34 एंड 35 के ऊपर डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को सम अप करेंगे। चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहित करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25, 26 एंड 27 एंड 28 में दिया गया है। तो मैं सबसे पहले इसे इन शॉर्ट किस तरह से हम याद करें, उसके बाद हर एक के अंदर तक जाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ इसमें देखिए, धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। धर्म की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल नंबर 25 में। देन 26 बात करता है कि धार्मिक प्रबंधन की बात करता है, धार्मिक प्रबंधन की बात करता है आर्टिकल नंबर 26। देन 27 बात करता है किसकी, कर की, ठीक है। एंड देन एट लिस्ट लास्ट है आर्टिकल नंबर 28 बात करता है राज्य एंड शिक्षा। कहाँ पर, धार्मिक संस्थानों में, अर्थात धार्मिक शिक्षा की बात करता है, ठीक है। राज्य एवं धार्मिक शिक्षा के मध्य जो संबंध है उसकी बात करता है। तो इस तरह से हमने एक इन शॉर्ट अपने माइंड में बैठाने के लिए इस चीज़ों को याद कर लिया कि 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेगा, 26 बात करेगा धार्मिक प्रबंधन की बात करेगा, धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन की बात करेगा, 27 बात करेगा धार्मिक क्षेत्र में कर के संबंधित है, तथा 28 नंबर की बात करें तो यह जो है मोटा मोटी हमने याद किया राज्य एवं धार्मिक शिक्षा से संबंधित है। इसके बाद हम हर एक आर्टिकल को पकड़ेंगे और इसके विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे तथा समझेंगे कि ये क्या कह रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके लिए ले लूँ आर्टिकल नंबर 25 क्या बोलता है, ठीक है। 25 बोलता है हर एक व्यक्ति को, हर किसी व्यक्ति को क्या है, हर एक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। अर्थात इसका अर्थ यह है अंतःकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब ये धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या है, तो धर्म को, इसके अंतर्गत हम बात करें तो धर्म को मानने या ना मानने। देखिए इसमें बोला गया है कि आपको मानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ना भी मानते हैं तो ठीक है, ये आपका अधिकार है। किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप धर्म को माने ही। ये हमारे भारत देश में हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक है ना। इतना स्वतंत्र देश तथा हमें लोकतंत्र देश क्या है नहीं मिलेगा। चाहिए आप चले जाइए नॉर्थ कोरिया, चले जाइए चाइना की बात कर लीजिए, या आप अफगानिस्तान की बात कर लीजिए, या अन्य ऐसे कई देशों की बात कर लीजिए। आप अपने आप में गर्वान्वित महसूस कीजिए कि आप भारत देश में हैं, जहाँ बोलने की स्वतंत्रता है आपको। नहीं तो अफगानिस्तान, जॉर्डन जैसे देशों में आज आप वहाँ के बारे में जानेंगे तो वहाँ की एक बहुत बड़ी दयनीय स्थिति है, ठीक है ना। नॉर्थ कोरिया, शायद आपने किम जोंग उन का नाम सुना ही होगा। वहाँ तो लोगों को खाने पीने के लिए भी सोचना पड़ता है, इतने ज़्यादा कह सकते हैं कि मेंटल प्रेशर है। अब इस चीज़ को समझिए, चलिए उसे जाने दीजिए। तो ये बात हुई धर्म को मानने एवं ना मानने की बात, ठीक है, धर्म को मानने एवं ना मानने की बात। अब इसके बाद बात करें धर्म को मानने के बाद उसके आचरण की स्वतंत्रता, कि आप भैया आचरण करें, आप साड़ी पहने, चोला पहने, या फिर आप ओढ़नी ओढ़ें, या फिर मजार में जा कर के जो है चादर चढ़ाएं, या फिर आप कहना चाहिए सिख दरबार में जाएं, या आप जहाँ कहीं बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, पारसी हो, सिख हो, ईसाई हो, हर किसी को अपने अपने अनुसार उसके रीति रिवाजों को मानने की स्वतंत्रता है। ईद मनाए चाहे दिवाली मनाए, ये कहाँ, इतनी स्वतंत्रता कहाँ मिली हुई है, तो ये अपने भारत देश में मिली हुई है। आर्टिकल नंबर 25 आपको यह स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है। तो ये बात हो गई 25 की। इसी के अंतर्गत यह बोला गया कि आप किसी को
धर्म को स्वीकारने या धर्म परिवर्तन के लिए, धर्म को स्वीकारने या धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इसी पर तो है मुद्दा उठा था। यूपी में, एमपी में जो है बहुत सा एक दो बिल बीच में चर्चा में थे, वो इसी वजह से थे। जो लोगों को क्या है ज़बरदस्ती जो ईसाई धर्म में क्या किया जा रहा था, परिवर्तन किया जा रहा था। इसी पर क्या हुआ, एक दो केस सामने आए। इसी चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस गया, ठीक है, ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में भी गया। ये चीज़ों पे डिस्कशन हुआ। फिर क्या हुआ कि सरकार ने जो है, राज्य सरकारों ने इस पर क्या बनाया, कानून बनाया, ठीक है, और दंड के प्रावधान किए हैं। तो किसी भी व्यक्ति को निश्चित ही यदि उसकी इच्छा है तो उसे धर्म परिवर्तित करने की स्वतंत्रता है, परंतु यदि वह जो है इच्छा नहीं है उसकी, तो उससे ज़बरदस्ती आप धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते हैं। उस पर ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते हैं। यह जो है कहा गया है 25 में। यह कहा गया है 25 में। तो यह मोटा मोटी हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए मेंस तो लिखना नहीं है जो इस पर विस्तृत डिस्कशन करते बैठे हम लोग, तो इतना जानना आपके लिए ज़रूरी था। आपसे यही पूछा जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का किस आर्टिकल में है। और हाँ, एक बात, सबरीमाला केस आपने बहुचर्चित सुना होगा, ठीक है ना। वहाँ पे दो पॉइंट ऑफ व्यू उभर कर आते हैं। एक तो है आर्टिकल नंबर 14 जो हमने पढ़ा है, वो क्या है, और एक 25, अर्थात इन दोनों के बीच, दो धार्मिक अधिकारों के बीच, दो मौलिक अधिकारों, धार्मिक नहीं, दो मौलिक अधिकारों के बीच में आपस में क्या हो जाती है, टक्कर हो जाती है। कभी कभी क्या हो जाती है, टक्कर हो जाती है। वो कैसे होती है, देखिए आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं दे ही दूँ। सबरीमाला केस, इसमें दो मुद्दा ये आया। एक तो ये क्या कहता है, समता का अधिकार, या फिर आर्टिकल नंबर 15 की बात कर दे जो बोलता है लिंग, जाति, स्थान, जन्म स्थान, निवास के आधार पर आप किसी से भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। सबरीमाला केस में क्या होता है, यही तो चीज़ें निकल के आती है। यहाँ पे जो शब्द बोलता है लिंग, लिंग के आधार पर यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है। किससे, महिला एवं पुरुष पर, महिला एंड पुरुष पर। अब देखिए ये 25 क्या बोलता है, आपको 25 ने ये बोला, जस्ट मैंने 2 मिनट पहले आपसे समझाया। उसने कहा कि आप आपके धार्मिक आचरण को निसंदेह स्वीकार कर सकते हैं, उसे मानने की, रीति रिवाज को मानने की आपकी स्वतंत्रता है। क्या बोला इनने, रीति रिवाज को स्वीकारने की स्वतंत्रता। ठीक, ये चीज़ें कहाँ बोली गई, आर्टिकल नंबर 25 में। इतनी चीज़ें समझ में आती है हमें, ठीक है। इसके बाद में बात की जाए तो इसमें 5 जजों की क्या बैठी थी, पीठ बैठी थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें से एक जो जज है, कौन, महिला जज इंदु मल्होत्रा, जिनका नाम आपने सुना होगा। उन्होंने जो है किसे प्रोबेबिलिटी दी, उन्होंने आर्टिकल नंबर 25 को प्रोबेबिलिटी दी, अर्थात इसे उच्च माना। और महिलाओं के सबरीमाला जो केस था उसमें जो है प्रवेश को नहीं जाना है, वर्जित करार किया, ठीक है। लेकिन अन्य 4 जो पुरुष जज थे उन्होंने किसे वरीयता दी, उन्हें वरीयता दी आर्टिकल नंबर 14 को, अन्य 4 ने, ठीक, आर्टिकल नंबर 14 को वरीयता दी। तो यहाँ पर जो निर्णय गया वो ये गया कि महिला एवं पुरुष दोनों को प्रवेश का अधिकार है। अन्यथा जो होता था यहाँ पर, महिलाएं थी, एज थी उनकी समथिंग 18 से 50 के मध्य, एक पर्टिकुलर एज की जो महिलाएं हैं उन्हें जो है सबरीमाला जो मंदिर है उसमें प्रवेश वर्जित था, वो जा नहीं सकती थी, ये चीज़ें थी, ठीक। तो चलिए ये मोटा मोटी हमने मेरे माइंड में आया तो मैंने सोचा चलो बता दिया जाए, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी होने जरूरी हैं। तो जब आप कोई चीज़ न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो उसके क्या है, तह तक जाने की कोशिश किया कीजिए, या माइंड तो दौड़ाया कीजिए कम से कम, कि चलिए कुछ माइंड लगाएं हम भी। चलें अब नेक्स्ट की बात करें 26 की। 26 आर्टिकल नंबर 26 बोलता है कि धार्मिक स्थलों पर, जैसे कि देखिए हिंदू धर्म में मंदिर हो सकते हैं, है ना, उसी तरह इस्लाम धर्म में मस्जिदें हो सकती हैं, उसी तरह सिख धर्म में गुरुद्वारा हो सकता है, तथा अन्य धर्मों से इसी से संबंधित उनके संस्थान हो सकते हैं। तो उस संस्थानों में उसी धर्म के व्यक्ति के प्रबंधन या उसी धर्म का जो व्यक्ति है वो वहाँ के प्रबंधन का
क्या होगा, उसे अधिकार होगा। अर्थात एक पर्टिकुलर सेक्शन को क्या किया गया, यहाँ पे वरीयता दी गई उसी धर्म से संबंधित, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर कही गई, अर्थात मैं इसे लिख दूं कि उसी धर्म के व्यक्ति को संस्था में प्रबंधन करने का अधिकार होगा। ये बात कहेगी आर्टिकल नंबर 26 में। अब बात करें नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 27 की। देखिए हमने यहाँ पर एक आउटलाइन बनाई हुई है, धर्म की स्वतंत्रता, प्रबंधन की बात करता है, कर की बात करता था, राज्य एवं धार्मिक शिक्षा की बात करता है, उसके मतलब संबंध की। तो ये 27 में हम क्या बात करेंगे, कर की। यदि आप डिटेल एक साथ पढ़ने बैठेंगे, सबसे पहले आप याद कैसे किया कीजिए किसी चीज़ को, एक छोटा सा वर्ड, कीवर्ड को थोड़ा सा याद रखिए। तो जैसे आप उस कीवर्ड को याद कर लेते हैं ना, तो उसका सारा बैकग्राउंड आपके माइंड में जो है आ जाता है। तो कुछ इस तरह से चीज़ों को याद करने की आप कोशिश किया कीजिए, ठीक। चलिए आर्टिकल नंबर 27 ये क्या बोलता है। आर्टिकल नंबर 27 बोलता है जो राज्य है, राज्य किसी धर्म विशेष के उत्थान के लिए कर नहीं लगा सकता। राज्य किसी धर्म विशेष के, जैसे कि भारत में समझ लीजिए, मान लीजिए यदि भारत सरकार जो है मुस्लिम धर्म के या हिंदू धर्म के किसी एक धर्म को बोले कि इसके उत्थान के लिए ये कर आपको लगेगा, ऐसा नहीं कर सकती है। ये कहाँ कहा गया है, ये कहा गया आर्टिकल नंबर 27 में। हालांकि सरकार सभी धर्मों के उत्थान के लिए कर तो नहीं लगाएगी, लेकिन उत्थान कर सकती है। जैसे कि आपने सुना होगा राम मंदिर के निर्माण के लिए सरकार ने भी कुछ योगदान दिया, फिर किसी मस्जिद के निर्माण के लिए दिया, शायद किसी गुरुद्वारा के निर्माण के लिए दिया। तो अब आप कहेंगे कि सर ये तो गुरुद्वारा के निर्माण के लिए गवर्नमेंट पैसे दे रही है ना। ऐसा नहीं है। देखिए इसमें कहा क्या गया है, सुनिए, आप जो है कर नहीं लगा सकते हैं दोस्त, कर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इन्वायरमेंट जो है कर लगता है अपने को, जैसे कि पेट्रोल डीजल वगैरह में, ठीक है। तो ये शेष कर जो कहते हैं हम जनरली, तो ये चीज़ें क्या है, गवर्नमेंट धार्मिक संस्था या धर्म के उत्थान के लिए नहीं लगा सकती। यह बोला गया आर्टिकल नंबर 27 में, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल नंबर 28 की। आर्टिकल नंबर 28 जिसमें बोला गया है राज्य और धार्मिक संस्थान, जो धार्मिक शिक्षा है, ठीक है, राज्य और धार्मिक शिक्षा 28 की बात करें, राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा के प्रतिषेध अर्थात प्रतिबंध की बात करता है या निषेध की बात करता है, कि निषेध का प्रावधान। ये कहाँ कहा गया, आर्टिकल नंबर 28 में। क्या बोलता है, राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में जो है, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के निषेध का प्रावधान क्या करता है, आर्टिकल नंबर 28 कहता है। इसमें यह बोला गया दोस्तों कि राज्य के द्वारा जो भी शिक्षण संस्थान जो है संचालित हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब आप बोलेंगे सर क्या किया करवाया जाता है, सूर्य नमस्कार करवाया जाता है, हाँ। अरे दोस्तों वो सूर्य नमस्कार, योगा, ये क्या है, एक बॉडी कल्चर है, ठीक है ना। ये कहना चाहिए फिजिकल एंड मेंटल जो है स्टेबिलिटी या उसके उत्थान के लिए किया जाता है। ये किसी धर्म विषय से संबंधित नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो हैं योगा को हिंदू धर्म से संबंध करके जोड़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए आर्टिकल नंबर 28 की बात की गई, इसके अंदर 2-3 चीज़ें निकल के आती है, जिस पर अब मैं आपको बता दूं। जैसे कि शिक्षण संस्थान, अब आप कहेंगे सर इसमें 2-3 पॉइंट आते हैं,
तो जैसे राज्य के जो संचालित शिक्षण संस्थान है उसमें पूर्णता नहीं है ना। सॉरी। दूसरी, राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त, किससे? राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त जो शिक्षण संस्थान है, शिक्षण संस्थान। एवं दूसरा तीसरा पॉइंट आता है राज्य से मान्यता प्राप्त, से, देखिए राइटिंग पे मत जाइएगा, मेरे शब्दों को सुनिए, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान। तो क्या इनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? ये भी तो बात है ना, ये तो संचालित नहीं है पूर्णतः। मैंने कहा जो राज्य से पूर्णतः जो संचालित है उसमें पूर्णतः जो है प्रतिबंधित है। पूर्णतः क्या है? प्रतिबंधित है ना। लेकिन जो राज्य से क्या है, आर्थिक सहायता मिल रही है और राज्य से क्या मिलती है, उसको मान्यता मिली हुई है। क्या ऐसे शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? ऑफकोर्स दी जा सकती है, परंतु किसी को भी धार्मिक शिक्षा के लिए जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। आप याद रखिएगा, है ना। किसी को भी धार्मिक शिक्षा के लिए जोर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। हालांकि धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है, दी जा सकती है क्या? धार्मिक शिक्षा, परंतु जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, ठीक है, जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। उसकी इच्छा हो तो वह शिक्षा, धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर सकता है, ठीक है। अब बात कर ले चौथे की। ऐसा जो राज्य का कोई उसमें भूमिका नहीं है ना, राज्य की कोई भूमिका नहीं है और वो निजीगत है, निजीगत शिक्षण संस्थान है जहाँ पर क्या हो, शिक्षण, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो यदि कोई ऐसा शिक्षण संस्थान जहाँ पर राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ना ही तो मान्यता प्राप्त है, ना ही राज्य से उसे आर्थिक सहायता प्राप्त होती है, ना ही उससे मान्यता प्राप्त है, ना ही राज्य का हस्तक्षेप है, तो वहाँ पर निश्चित रूप से क्या है, धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य किया जा सकता है। धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य किया जा सकता है। अब मुझे बताइए ऐसा कौन सा शिक्षण संस्थान है? बहुत से होते हैं, जैसे कि आप बहुचर्चित याद रख सकते हैं क्या? मदरसा, बिल्कुल सही, मदरसा, ठीक। जो मदरसा होता है वो निजीगत चलता है और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है और वहाँ पर धार्मिक शिक्षा देने के लिए यदि जिसने एडमिशन लिया तो उसे निश्चित रूप से धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमने बात की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर। इसके बाद हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे? शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक, शैक्षणिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता की बात करेंगे। शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता, चलिए मैं सबसे पहले लिख दूं, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 28 हुआ, 29 एंड 30। अब ऐसा क्या है यहाँ पर? तो ये शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता 29 एंड 30 ये दो दिए गए हैं आर्टिकल। इसमें 29 क्या बोलता है? ये बोलता है प्रत्येक समूह को चाहे वो लिपि, भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। ये बोलता है कौन? आर्टिकल नंबर 29, ठीक। इसके बाद बात करें आर्टिकल नंबर 30 की, तो आर्टिकल नंबर 30 में दो चीज़ें बोली गई हैं, भाषाई अल्पसंख्यक एवं धार्मिक अल्पसंख्यक। ठीक, भाषाई एवं धार्मिक। देखिए आपसे यही पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल नंबर शैक्षणिक एवं
शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत जो कितने अल्पसंख्यकों की बात की गई है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 अल्पसंख्यक की बात की गई है, एक तो भाषाई तथा धार्मिक, यही 2 अल्पसंख्यक हैं जिनकी यहाँ पर बात की गई है, ठीक है ना। तो इनके क्या कहता है, इनके संरक्षण की बात की जाती है, भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात कही जाती है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और के संरक्षण की बात कही जाती है, अर्थात संरक्षण कैसे करेंगे ये लोग, ये तो शिक्षण संस्थान अर्थात भाषाई आधार पर तथा धार्मिक आधार पर शिक्षण संस्थान की स्थापना की बात करता है, ठीक है, की स्थापना की बात करता है, ठीक है। तो यदि अल्पसंख्यक की बात कहाँ की गई है, तो आर्टिकल नंबर 30 में की गई है, ठीक है। तो N29 भी क्या बोलता है, प्रत्येक समूह अर्थात वह सारे समूह। अभी अल्पसंख्यक में कौन कौन से आते हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक। देखिए इसके बाद में अगला वर्ड जो लेते हैं हम, चलिए मैं यहाँ से इसे इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है धार्मिक, धार्मिक अल्पसंख्यक। तो देखिए भाषाई अल्पसंख्यक को किसी तरह से डिफाइन नहीं किया गया है हमारे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है धार्मिक अल्पसंख्यकों को डिफाइन किया गया है। अब ये कौन कौन से हैं, ठीक है, आप सभी लगभग जानते होंगे, ये 6 हैं। कौन कौन से, पारसी, सिख, ईसाई, इस्लामी अथवा मुस्लिम, बुद्ध, बौद्ध, सिख, पारसी, इस्लाम, देखिए जैन एंड बौद्ध। ये जो 6 हैं ये क्या है, जो समुदाय हैं, इन्हें धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, जो कि कैसे हैं, राष्ट्रीय हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक है, ठीक है। राज्य विशेष की बात नहीं की गई है, किसी राज्य में हो सकता है कि इनमें से कोई जो है बहुसंख्यक में हो, जैसे कि जम्मू कश्मीर में, ठीक है, मुस्लिम क्या है, बहुसंख्यक है, ठीक। तो ये चीज़ें आर्टिकल नंबर जो है 30 में दी गई है, ठीक। अब इसके बाद बात करेंगे हम किसकी, आर्टिकल नंबर 31 की। नो 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 नो, आर्टिकल नंबर 31 आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 31 जो कि संपत्ति का अधिकार हुआ करता था उसे एक विधिक अधिकार अर्थात या सांविधिक अधिकार बना दिया गया, वो है किस आर्टिकल में, 300A में, और वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ, बताइए। बिल्कुल सही, 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करें हम, संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है आर्टिकल नंबर 32, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट एवं फेवरेट जो है, ये क्या है, टॉपिक है, किसका, सुप्रीम कोर्ट का, काफ़ी फेवरेट टॉपिक है। अब ये क्यों फेवरेट टॉपिक है भी, इसी जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 32, इसे ही बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। तो क्वेश्चन ये बनता है आपके एग्जाम्स में कि बाबा साहेब अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किसे संविधान की आत्मा कहा गया। इन जनरल संविधान की आत्मा हम बोलते हैं प्रस्तावना को, परंतु जब बोला जाए आपसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा गया है, तो वो याद रखिएगा, शायद ही कोई क्वेश्चन सो आप ओल्ड ईयर उठाकर देखेंगे तो जनरली आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, जनरली आपको ये चीज़ें, ये क्वेश्चंस मिल जाएगा, ठीक है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे क्या कहा, आर्टिकल नंबर 32 को क्या कहा, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा कहा। ये तो हमने फैक्ट देख लिया। चलिए हम जाने कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक्चुअली में है क्या, एक्चुअली में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है क्या, इसमें ऐसा क्या दिया गया है जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इसे संविधान की आत्मा कहा। तो देखिए जो हमें सारे मौलिक अधिकार हमने जो पढ़े, यदि उसमें किसी भी प्रकार का हनन होता है तो जो व्यक्ति है आर्टिकल 32 के अंतर्गत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इन जनरल किसी भी केस में हमें सीधे, जो एक व्यक्ति को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है, उसे जिला या अधीनस्थ न्यायालय, फिर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद में हाई कोर्ट अप्रूवल कर दे तो देन सुप्रीम कोर्ट, ये सारी प्रोसेस चलती है। परंतु एकमात्र जो है आर्टिकल 32 जो है हमें क्या देता है, शक्ति देता है, जो मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी करता है, क्या संरक्षण करता है कि
यदि मौलिक अधिकारों का किसी भी प्रकार का हनन होता है तो हम सीधे कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये तो हमने बात की किसकी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की। देखिए अभी तक के एग्जाम्स में ये पूछा जाता था, ठीक है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अब एग्ज़ाम्स का लेवल अप होगा, कंपटीशन थोड़ा तो बढ़ेगा ही, ऑफकोर्स सीधी सी बात है। तो हमें ये भी जानना चाहिए आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत, आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट को क्या दी गई है, रिट जारी करने की शक्ति दी गई है, जिसके थ्रू ये क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स जो है उसका क्या करता है, संरक्षण करता है। ठीक, तो ये जो रिट है ये कौन कौन सी रिट है, इसमें 5 रिट दी गई हैं। इन सभी को हम जो है एक मोटा मोटी तरीके से देख लेते हैं, ताकि जो है यदि हमारे एग्जाम्स हॉल में ये चीज़ें आएँ तो हम उससे घबराएं ना और इसे सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहली बात करें हम, ये सीन हो रहा है यानी ऑफकोर्स हो रहा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, इसको बोला जाता है इंग्लिश में हेबिस कॉर्पस, हेबिस कॉर्पस, ठीक है, ये हो गया। देन सेकंड की बात करें, सेकंड है परमादेश, परमादेश जिसे इंग्लिश में बोला जाता है मैंडामन, मैंडामस, और उसके बाद में थर्ड बोला जाता है प्रतिषेध। देखिए मैं इन्हें सबसे पहले लिख लेता हूँ, अदरवाइज बीच बीच में लिखूँगा तो शायद मैं भी भूल जाऊँ, तो कुछ इस तरह से मुझे याद है, प्रोहिबिशन इसे कहा जाता है। फिर बात करें उत्प्रेषण, उत्प्रेषण के बाद बात की जाती है अधिकार प्रच्छा, अधिकार प्रच्छा, ठीक। तो प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण को बोलते हैं सर्टिरेडी, कुछ ऐसा बोला जाता है, और अधिकार प्रच्छा। चलिए इसके बाद में बात करें हम बंदी प्रत्यक्षीकरण की, एक एक को पकड़ते हैं, इसे समझते हैं, ठीक। बंदी का प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार प्रच्छा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये जानिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश एवं अधिकार प्रच्छा, ये 3 वर्ड आपके सामने हैं। आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए आप कि कौन सा जो है, कौन सा इसमें से रिट सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त नहीं है, इसमें से कौन सी रिट जो है सुप्रीम कोर्ट को जारी करने का अधिकार नहीं है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें इन 5 के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमें इन 5 के नाम याद होना चाहिए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेश तथा अधिकार प्राच्छा। अब इन 2 की बात करूँ तो ये न्यायिक से संबंधित है, न्यायिक, ठीक है। अधिकार प्राच्छा की बात करूँ तो ये किसी अधिकार की बात करता है। तो ये कैसे अधिकार की बात करता है, पदाधिकारी के जो है किसी भी, यदि कोई किसी पद के अधिकार, ठीक है, कुछ इस तरह से कम देखो, सबसे पहले आप एक आउटलाइन की तरह से याद रखिए, उसके बाद इसके डीप हम चले जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए परम आदेश, किसी प्रकार से बड़ा सा आदेश दे दिया जाएगा, ठीक है, तो ये लोक अधिकारी को दिया जाता है, को किसी भी चीज़ को, देखो आदेश तो दे दिए, ठीक है, करने के, लेकिन वो नहीं कर रहा है तो उसे परम आदेश दिया जाता है कि बेटा तुम ये करो, ठीक है। तो ये कौन देता है, ये दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। ऊंचा मतलब बहुल आदेश होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है यदि किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया और यदि उसे प्रत्यक्ष क्या कर, देखो यहीं पे वर्ड में इसकी मीनिंग है, ठीक है ना। और ये इंग्लिश में इसलिए लिखा मैंने क्योंकि कई बार है जो इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाता है, तो कम से कम सुना हुआ होना चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं तो सुना हुआ होना चाहिए, ठीक। तो देखिए क्या दिया गया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो इसमें होता क्या है, अब मेरे शब्दों को सुनिएगा विशेष तौर से। किसी व्यक्ति के बंदी बनाए जाने पर उसके प्रत्यक्ष जो है उसे प्रस्तुत करने का अधिकार, मतलब यदि किसी को ज़बरदस्ती बंदी बना लिया गया और उसने क्या लगाया, अपील किया कि इसने मेरे मौलिक अधिकार का हनन किया है और मुझे क्या किया है, गिरफ्तार कर लिया है, तो उसे जो है प्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास में कहना चाहिए, बंदी को बुलाया जाता है, और यदि उसने जो अपील की है यदि वो सही निकलती है तो उसे रिहा कर दिया जाता है। ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार। इसके बाद बात की जाए अधिकार परमादेश का, तो परमादेश जो है, परम आदेश किसको देंगे हम, लोक अधिकारी, जाके निजी संस्थानों को तो दे नहीं सकेंगे क्योंकि ये बॉडी ही कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट बॉडी है। तो इसमें लोक अधिकारी कौन होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं,
ठीक है ना। ये गवर्नमेंट PSUs हैं, उनके जो एम्प्लॉई हैं वो सारे के सारे जो हैं एक क्या है, लोक अधिकारी हैं, जिसमें हम दो को यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये दो कौन कौन है, एक तो भैया हमारे राष्ट्रपति साहब और एक जो राज्यों के राज्यपाल, ये दो को हम लोक अधिकारी में नहीं गिनेंगे। और अन्य सारे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे PM हो, चाहे CM हो, चाहे अन्य कोई भी हो, छोटा चपरासी लेकर के बड़ा कलेक्टर तक, तो वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, लोक अधिकारी। तो ऐसा कोई अधिकारी जो आदेश नहीं मान रहा है तो उसे जो है परम आदेश देती है गवर्नमेंट कि नहीं, तुम इस तरीके से सुप्रीम मतलब कि हनन नहीं कर सकते हो या तुम अपने कार्यों का पालन नहीं कर रहे हो, तो इस तरह से परम आदेश होता है, परमादेश, ठीक है, मैंडामस। उसके बाद बात की जाए प्रतिषेध। अब देखिए प्रतिषेध, शायद मैं इसे इरेज कर दूं ताकि मुझे यहाँ पर स्पेस मिल जाए और मैं आपको इजीली जो है ये चीज़ें समझा सकूं। देखिए उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध ये दोनों के दोनों जो है न्यायिक तथा अर्ध न्यायिक, अर्ध न्यायिक। अब ये आप बोलेंगे सर ये अर्ध न्यायिक क्या होता है। देखिए कई सारे प्राधिकरण गठित किए गए हैं, जैसे कि एक आप सभी जानते हो कि NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, ऐसे अन्य सारे ट्रिब्यूनल्स तथा प्राधिकरण गठित किए गए हैं। उन्हें क्या होता है, एक न्यायिक अधिकार होता है, लेकिन वो अर्ध न्यायिक होता है, सिविल प्रकार का अधिकार होता है, फौजदारी नहीं होता है, अपराध के मामले में नहीं होता है, तो उन्हें अर्ध न्यायिक संगठन कहते हैं या संस्थान कहते हैं। तो इन्हें क्या है, अधिकार प्रदान किया गया है कि आप जो है प्रतिषेध उत्प्रेषण जो दो अधिकार हैं, ये न्यायिक तथा अर्ध न्यायिक संस्थानों के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है रिट जारी की जाती है, प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण, ठीक है, प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण। तो ये दो चीजें हैं। तो अब ये देख लेते हैं इसमें कि प्रतिषेध किसके लिए जारी किया जाता है, जब केस जारी है, केस जारी है और क्षेत्राधिकार से परे जाकर सुप्रीम कोर्ट यह रिट जारी करती। जैसे कि देखिए हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है या अधीनस्थ न्यायालय में कोई केस चल रहा है, ठीक है, उसे चल रहा है, ठीक है, दौरान में है, उसे क्या बोलेगी सुप्रीम कोर्ट जाकर के, बोले आपके क्षेत्राधिकार का नहीं है, इसे आप हमें ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो अधिकार है ये किससे है, प्रतिषेध का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार, 5 रिट है, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो उत्प्रेषण है, अब ये जो है निर्णय के उपरांत दिया जाता है। अब ये निर्णय उपरांत का अर्थ क्या है, जैसे कोई केस चल रहा है, कहाँ पर, अधीनस्थ न्यायालय हो सकता है या उच्च न्यायालय हो सकता है, ठीक है, या किसी ट्रिब्यूनल में हो सकता है, परंतु हुआ यूं कि वो केस का निर्णय भी आ गया है, उस केस के निर्णय के विरुद्ध में क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वह रिट जारी कर सकती है। कौन सा, उत्प्रेषण रिट, जिसके द्वारा वो क्या करेगी, उत्प्रेषण रिट जिसके द्वारा वो क्या करेगी, वो जो केस चल रहा है उसे अपने पास बुला लेगी। तो ये चीजें हैं कहाँ पर, उत्प्रेषण में, ठीक। इसके बाद बात की जाए अधिकार प्राच्य, तो किसी व्यक्ति के द्वारा यदि उसके पद के सही होने का, उसके पद के सही होने का जो है अधिकार डाला जाता है सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो दावा है या जो ये पद है वो मेरा है, तो यदि वो उसके लिए जो है वो जो रिट जारी की जाती है वो अधिकार प्राच्य होती है। वो रिट कौन सी होती है, अधिकार प्राच्य रिट होती है, ठीक है ना। तो वो कौन सी रिट होती है, अधिकार प्राच्य रिट होती है, ठीक। तो इस तरह से हमने क्या जाना, आर्टिकल नंबर 32। अब इसके बाद बात कर ले हम, आपसे यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। हाँ, एक और कंपैरिजन आपको बता दूं मैं, जैसे कि हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट, दो कोर्ट हैं जिन्हें जो है रिट जारी करने का अधिकार है। हमने पढ़ लिया सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने के अधिकार के बारे में आर्टिकल नंबर 32 में दिया गया है, ठीक है, ये हमने जान लिया। क्या जाना भाई कि आर्टिकल 32 क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट एवं आर्टिकल नंबर 226, आर्टिकल नंबर 226 जो है हाई कोर्ट के रिट जारी करने के अधिकार की बात करता है। किसकी, रिट जारी करने के अधिकार की। तो हम यहाँ पे मोटा मोटी आपको बता दूं मैं कि इन दोनों के रिट जारी करने के अधिकार में क्या अंतर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए इसका जो क्षेत्र है सिर्फ राज्य के अंतर्गत होगा, और ये जो इसका क्षेत्र है ये पूरे भारत के अंतर्गत होगा। सबसे पहले हम क्षेत्र के अनुसार देख लिया, ठीक है। इसे जो है
सिर्फ और सिर्फ किसके क्षेत्र में अधिकार रिट जारी करने का अधिकार है? सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ओनली, ठीक, ओनली फंडामेंटल राइट्स। जबकि हम बात करें हाई कोर्ट की तो इसे फंडामेंटल राइट्स प्लस अदर, ठीक, फंडामेंटल राइट्स पर प्लस अदर जो है क्या, अदर किसी भी मामले में, चाहे वो तलाक का मामला हो, चाहे वो धन संपत्ति से मामला हो, कोई बिजनेस का मामला हो, कोई खनन का मामला हो, जैसे किसी भी मामला है उसमें रिट जारी कौन कर सकता है? तो राज्य कर सकता है। साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स के लिए भी रिट जारी कर सकता है कौन? राज्य। किसी तरह की सुलह भी करवा सकता है कौन? राज्य का जो हाई कोर्ट है वो, ठीक है। तो इसके बाद में और बात करें तो देखिए क्षेत्र तो इसका बड़ा है, किसका? सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र बड़ा है, लेकिन यदि हम बात करें क्षेत्राधिकार मतलब किस क्षेत्र, मतलब किन किन केसों में कर सकता है, तो वो किसके लिए बड़ा है? हाई कोर्ट के लिए बड़ा है, ठीक है। ये दो मेजर डिफरेंस थे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जनरली आपसे पूछा जाता है हाई कोर्ट की रिट किसके द्वारा, किस आर्टिकल में दी गई है? 226, आप याद रखिएगा। मैंने यहाँ पर इसे भी कवर कर दिया। इसके बाद बात कर लें, बस 3 आर्टिकल बच गए हैं अपने, वो हैं आर्टिकल नंबर 33, 34 एंड 35। आर्टिकल नंबर 33, 34 एंड 35, ये 3 आर्टिकल हमारे बचे हुए हैं। तो इनमें क्या क्या बोला जाता है उसे हम देख लेते हैं। तो एक तो देखो लोक प्रशासन की बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपको इसमें क्या कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स को कम कर सकते हैं, कम करने का अधिकार। अब ये किस किस क्षेत्र में कम कर सकते हैं? तो देखिए, एक तो सबसे पहला क्षेत्र आता है क्या कि ये जो है आसूचना का मामला हो, ठीक, या फिर दूसरा मामला है यहाँ पर आसूचना का मामला हो, या फिर कानून व्यवस्था का मामला हो, या फिर सैनिक जो हैं उनके फंडामेंटल राइट्स क्या कर सकते हैं? कम किए जा सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ एक अन्य है, वो है दूरसंचार, ठीक है, वो है दूरसंचार। ये 4 हैं क्षेत्र जिसमें हम क्या कहता है कि फंडामेंटल राइट्स कम किए जा सकते हैं। चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो तो उसके लिए कर सकते हैं हम कम, या फिर वो बात हो आसूचना की, इन्फॉर्मेशन से संबंधित कोई हो, ठीक है। 3 चीज़ों पर क्या किया जा सकता है? फंडामेंटल राइट्स कम किए जा सकते हैं। इसके बाद बात करें 34 की, तो 34 एवं 35 ये 2 हैं, ठीक है। तो 35 ये बोलता है, देखिए 35 मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स में संशोधन सिर्फ, देखिए वर्ड जो है ना, सिर्फ संसद कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद कर सकती है, ये बोला गया। कहाँ पर? आर्टिकल नंबर 35 में। अब इसके बाद बात कर लें हम 34 जो बचा हुआ है हमारा इसकी। तो 34 में क्या कहा जाता है कि 34 में कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स को कम या समाप्त करने की बात की जाती है किसी क्षेत्र विशेष में। अब ये कैसे? जैसे आपने सुना होगा AFSPA का फुल फॉर्म क्या है? एक सैनिक कानून है AFSPA, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है, फोर्स सपोर्ट प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है। चलिए इसका फुल फॉर्म अब मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। पुलिस फोर्स होता है कुछ, एक सेकेंड रुक जाइए। AFSPA फंडामेंटल
राइट कम या समाप्त किए जा सकते हैं किसी क्षेत्र विशेष में। तो इसके लिए क्या, एक कानून आपने सुना होगा आप्सफा। आप्सफा कानून का फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसके अंतर्गत जो है अभी कुछ समय पहले मणिपुर के कुछ जिलों में इसे लगाया गया, ठीक है ना। इसमें होता क्या है कि किसी क्षेत्र विशेष में लगाया जाता है जब वहाँ की जो शांति है भंग हो जाती है, तो या फिर किसी प्रकार का जो है कानून व्यवस्था जो है गड़बड़ा जाती है, तो इस एक्ट को लगाया जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत होता यूँ है कि जो सैनिक होते हैं या सैनिक एवं पुलिस प्रशासन होता है, उसे स्पेशल अधिकार दिए गए होते हैं कि वह किसी भी क्षेत्र में जाकर के, किसी भी जगह में जाकर के वहाँ की जांच कर सकती है, किसी के घर की जांच कर सकती है। साथ ही साथ यदि वहाँ पर कोई संदिग्ध पाया जाता है और यदि वो नहीं मानता है घर से बाहर निकलने के लिए या कोई छुपा बैठा है, तो उसे पूरे के पूरे घर को उड़ाने की क्या की जाती है, परमिशन दी जाती है। इसके साथ ही साथ चलते फिरते किसी की भी चेकिंग करने की परमिशन दी जाती है। ये सारे जो है आप्सफा एक्ट जो जहाँ जहाँ लागू होता है वहाँ ये चीज़ें होती है, अर्थात उस क्षेत्र विशेष में पुलिस या सेना जो है बहुत ही क्या हो जाती है, बलशाली हो जाती है। इसी पर एक सुप्रीम कोर्ट में केस आता है। हालांकि उसमें केस में यह पिटीशन डाली गई थी कि इस एक्ट को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन कुछ क्या होता है कि कुछ अच्छी जो चीज़ें हैं उसके लिए कुछ बुरी चीज़ों को भी हमें अप्लाई करना पड़ता है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि निश्चित ही यदि कोई ऐसा होता है जहाँ पे बेवजह जो है नागरिकों के क्या किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, तो उस पर केस किया जाएगा। जो हैं जो शूट होते हैं या कहना चाहिए जिसे मार दिया जाता है, उसके ऊपर जो यदि कोई ऐसे बेवजह मारे जाते हैं तो उन पुलिस जो है प्रशासन में या उस पुलिसकर्मी है उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। ये सारे प्रावधान किए गए, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रतिबंधित नहीं किया, क्योंकि यह भी एक क्या है हमारी कानून व्यवस्था को क्या बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। निश्चित ही यह एक बहुत ही घिनौना कानून है कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए भारत देश में, परंतु कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, सीमावर्ती प्रदेश हैं, जहां पर अशांति बहरहाल दिनों दिन बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें अक्सर हमारे साथ जो है देखी जाती है। तो अब मैं आपको समराइज़ कर दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, किस किस आर्टिकल में क्या क्या बातें की है, तो हम उसे देख लेते हैं, ठीक। उसे देख लेते हैं। वो समता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार से लेकर अभी हाल ही में आर्टिकल 35 तक के सारे आर्टिकल की हम चर्चा करेंगे। तो मैं मानता हूँ स्क्रीन में यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, 32, 33, 34 एवं 35। इस तरह से टोटल जो है आर्टिकल हमने राइट डाउन कर लिए हैं। अब मैं एक एक आर्टिकल को डिफाइन कर देता हूँ इन शॉर्ट। आर्टिकल नंबर 22 में क्या कहा गया, राज्य की परिभाषा दी गई। आर्टिकल नंबर 30 में बोला गया कि कानून बनाकर या कानून के द्वारा जो है फंडामेंटल राइट्स को, सॉरी इस साइड से लिखना होगा, लिखता नहीं बन पा रहा है, फंडामेंटल राइट्स को कम नहीं किया जा सकता, ये बोला गया आर्टिकल 30। ये जो आर्टिकल 30 to 18 जो है समता के अधिकार की बात करता है, समता के अधिकार की। इसमें क्या है, कानून के विधि की समानता तथा विधि के समान संरक्षण, विधि की समानता एवं विधि का समान संरक्षण, धर्म जाति लिंग जन्मस्थान तथा निवास के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी नियोजन में जो है समानता या अवसर की समानता की बात, अस्पृश्यता का पूर्ण निषेध। आर्टिकल नंबर 18 क्या बोलता है, उपाधियों का अंत, ठीक है। 19 की बात करता है। 19 में बहुत सारे आर्टिकल होते हैं। 19(1)(a) होता है, 19(1)(b) होता है, 19(1)(c) होता है, ठीक है। ये सारी बहनें बताए हुए हैं, आप एक बार और देख लीजिएगा। चलिए बता ही देता हूँ। 19(1)(d) होता है, 19(1)(d)(e) तथा 19(1)(f) तो हट चुका है, (f)(g), ठीक है। तो इसमें बोला गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। उसके साथ साथ सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन, संगठन तथा सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल नंबर डी बोलता है विचरण करने की स्वतंत्रता,
निवास करने की स्वतंत्रता, उसके साथ साथ फिर आगे बोला जाता है वृत्ति अर्थात व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक, आर्टिकल नंबर 20 बोलता है इसमें बोला जाता है कि अपराध जो है गिरफ्तारी के प्रति क्या है, संरक्षण प्रदान किए जाते हैं, गिरफ्तारी के प्रति संरक्षण। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी एक विस्तृत व्याख्या की गई है। ठीक है, गिरफ्तारी की स्वतंत्रता। ठीक, आर्टिकल नंबर 22 की बात करें तो ये क्या बोलता है हमें, कानून प्रशासन से संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, 22 एवं 20 थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, आप एक बार मैंने पढ़ाया हुआ है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक, 23 की बात करें, 23 में बोला गया क्या, 23 एवं 24 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होगी। ठीक है, 25 हमने आज से ही पढ़ा। अच्छा, 23 में बोला गया बलात्श्रम एवं दुर्व्यापार एवं बाल श्रम की बात की गई है। ठीक है, बाल श्रम की बात की गई है 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, 14 वर्ष से कम की बात की, 14 वर्ष से कम की बात कर। 25 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, स्वीकारने ना स्वीकारने तथा उसका आचरण करने की। 26 की बात करें तो 26 बोलता है इसके प्रबंधन की बात करता है। 27 इसके कर की बात करता है। 28 राज्य एवं शिक्षा, धार्मिक शिक्षा के मध्य संबंध को बताता है। 29 की बात करें तो ये बोलता है क्या, अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया जाता है, अल्पसंख्यकों को अपनी जो है संस्कृति, लिपि, भाषा के संरक्षण की बात करता है। 30 की बात करें, 30 बोलता है अल्पसंख्यक भाषाई तथा धार्मिक आधार पर जो अल्पसंख्यक है उनको शिक्षण संस्थान के गठन की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, 31 की बात करें तो ये क्या है, अब नहीं रहा है। आर्टिकल नंबर 31 जिसे 48 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है इसे हटा दिया गया 1978 में, जिसे 300A में ट्रांसफ़र कर दिया गया विधिक अधिकार को। 32 की बात करें तो ये क्या है, 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देती है। ठीक है, 33 की बात की जाए, 34 की, 35 की। 35 बोलता है कि संसद ही क्या है, संसद ही संविधान संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है किसमें, फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, 34 की अप्सपा जैसे कानून जो होते हैं इसकी बात की गई है। ठीक, 33 की बात करता है 4 क्षेत्रों में जो है हम क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात की गई है। थोड़ा कन्फ्यूजन 20 और 22 में है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सारी चीज़ें एक साथ लर्न करना, बाकी बहरहाल यही चीज़ बताई गई है इसमें। 20 में गिरफ्तारी एवं इसमें इसी से संबंधित कुछ प्रावधान है। ठीक, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। निश्चित ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आते हैं, हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। और मैं यही चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी जो है आप सब्सक्राइबर बढ़ाएं ताकि हम लाइव क्लासेस चला पाएँ। और हमारा जो मेन टारगेट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाने के ऊपर है, जो कि आपके एग्जाम्स हॉल के लिए जो है एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही नेसेसरी एवं उपयोगी सिद्ध होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद।